नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर रायवाला से है। रायवाला थाना पुलिस ने ब्लिंकिट कंपनी के डिलीवरी बॉय के रूप में स्मैक तस्करी कर रहे 2 तस्करों सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, जिनके कब्जे से 30 ग्राम अवैध स्मैक और 158 ग्राम चरस बरामद हुआ है। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि रायवाला थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह खोलिया की टीम रातों और साथ ही वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान रायवाला ने हरिद्वार की ओर से घरेलू सामान की सप्लाई कर रहे 2 ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय को चेकिंग के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास से स्मैक बरामद हुई है, जिनकी पहचान आपको बता दें कि जिनकी पहचान फैजुल और वसीम निवासी सुल्तानपुर सहारनपुर के रूप में की गई है, जबकि जींद हरियाणा निवासी अजय नाम के तस्कर को पुलिस ने चरस के साथ गिरफ्तार किया है। अजय हरिद्वार के होटल में वेटर का काम करता है और उसने कुरुक्षेत्र में चरसी खरीदी थी और आपको बता दें कि चरस खरीद कर वहां देने जा रहा था, जिसे वहां बाबाओं को बेचने की फिराक में था। जबकि स्मैक तस्करों से पूछताछ में बताया कि वह स्कूल और कॉलेज के छात्रों को स्मैक भेजकर मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कप्तान ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल मल्लीताल के चीना बाबा मंदिर के पास सरस्वती शिशु मंदिर में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड मौके पर रवाना। आपको बता दें, नैनीताल के मल्लीताल थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब चीनी बाबा मंदिर के समीप स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखते ही देखते स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर सर्विस को घटना की जानकारी दी है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्कूल परिसर के आसपास अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जबकि आसपास के लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। फायर सर्विस की टीम जल्द ही मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास शुरू करेगी। आपको बता दें, नुकसान का अनुमान और अन्य जानकारी आग पर नियंत्रण के बाद स्पष्ट हो पाएगी। क्या जांच और क्या पता लगा? देखिए, 7:24 पर हमें सूचना मिली थी कि यहाँ चीना बाबा पर जो शिशु मंदिर है वहां पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। तो तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए आपदा कंट्रोल रूम को एक्टिवेट करते हुए फायर और जल संस्थान की टीम को एक्टिवेट किया गया। मौके पर से हाइड्रल के द्वारा यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट किया गया और यहाँ पर आम जनमानस और सारे डिपार्टमेंट्स, फायर, पुलिस, फायर फाइटर्स, SDRF, एयरफोर्स बवाली, भीमताल की फायर यूनिट्स, इनफैक्ट हल्द्वानी की फायर यूनिट्स, इन सब के सही प्रयासों से, अथक प्रयासों से 1 घंटा 10 मिनट में इस आग पर काबू पा लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है। 2 लोग वहां पर जरूर थे जिनको समय रहते निकाल लिया गया। इस संबंध में जो है अभी ये भी निर्देशित किया गया है कि चूंकि अभी आग वास्तव में कंट्रोल कर ली गई है, लेकिन फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर थिंग्स आल्सो एंड फॉर एज अ प्रिकॉशनरी मेजर रात। खबर कानपुर नगर से है, जहां युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा बिठूर विधानसभा क्षेत्र में सांसद विधायक खेल स्पर्धा का आयोजन 8 से 10 दिसंबर 2025 तक विमल वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में किया जा रहा है। स्पर्धा के 8वें चरण में शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख अशोक संचान एवं माननीय विधायक प्रतिनिधि पवन सिंह चंदेल द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर किया गया। दोनों अतिथियों ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगियों के विभिन्न वर्गों में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 100 मीटर सब जूनियर बालिका वर्ग में राधा देवी प्रथम, अनामिका द्वितीय और वैष्णवी तृतीय रही है, जबकि जूनियर बालिका वर्ग में मानसी प्रथम, सफीना द्वितीय और समीक्षा तृतीय स्थान पर रही है। 100 मीटर सीनियर बालिका वर्ग में संगीता ने प्रथम, रागिनी ने द्वितीय और साथ ही अंजलि ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। सब जूनियर बालक वर्ग में फरहान, अर्पिता और हर्षित क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे हैं तथा सीनियर बालक वर्ग में शुभम प्रथम और वो साथ ही आदित्य द्वितीय और आर्यन पाल तृतीय स्थान पर रहे हैं। 80 मीटर 800 आपको बता दें कि 800 मीटर सब जूनियर बालक वर्ग में विनीत भदौरिया प्रथम, राधा कृष्ण द्वितीय और हैप्पी तृतीय रहे हैं। 800 मीटर सीनियर बालक वर्ग में शुभम प्रथम और आशीष द्वितीय स्थान पर रहे हैं। 200 मीटर सब जूनियर बालक वर्ग में सुमित, राधा कृष्ण और अभिषेक ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान अर्जित किया है। जूनियर बालक वर्ग में अर्पित प्रथम, आदित्य द्वितीय और राज तृतीय रहे हैं।
और साथ ही आपको बता दें 40 मीटर सब जूनियर बालक वर्ग में अभिषेक प्रथम, धनंजय द्वितीय और सूरज तृतीय रहे और वहीं 400 मीटर सब जूनियर बालक वर्ग में अस्मिता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टीम प्रतियोगिताओं में भी खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और रस्साकशी जूनियर बालक वर्ग में आदर्श की टीम प्रथम और अभिषेक कुशवाहा की टीम द्वितीय स्थान पर रही है। खो खो जूनियर बालिका वर्ग में भी प्रगति की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि सीनियर बालिका वर्ग में अंजलि सिंह की टीम विजयी रही है। और साथ ही गोला फेंक सब जूनियर बालक वर्ग में राधा कृष्ण प्रथम, सुमित द्वितीय और साथ ही मयंक तृतीय रहे हैं। सीनियर वर्ग में सागर प्रथम, रोहित सिंह द्वितीय और अभय सिंह तृतीय स्थान पर रहे हैं। इस भव्य आयोजन में लगभग 600 खिलाड़ियों ने सहभागिता की है। प्रतियोगिता में ब्लॉक प्रमुख अशोक सचान, विधायक प्रतिनिधि पवन सिंह चंदेल और भाजपा पदाधिकारी, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, युवा कल्याण विभाग तथा खेल विभाग के प्रशिक्षित उपस्थित रहे हैं। खबर कानपुर नगर से है, जहां पर उद्यमियों की विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण के उद्देश्य से आज मंडलायुक्त के विजेंद्र पंडियन की अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक संपन्न हुई। बैठक का संचालन संयुक्त आयुक्त उद्योग और सुनील कुमार द्वारा किया गया है। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ उद्योग जगत से जुड़े अनेक उद्यमी तथा औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में प्रमुख बिंदुओं पर निम्नानुसार विचार विमर्श किया गया है। कानपुर के औद्योगिक क्षेत्र में सीवर लाइन डाले जाने की प्रगति की समीक्षा की गई है। अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम नगरी ने अवगत कराया कि पनकी औद्योगिक क्षेत्र साइट 1, 2, 3, 4 एवं 5 का सर्वेक्षण तथा IIT द्वारा तकनीकी जांच पूर्ण हो चुकी है और साथ ही DPR तैयार करने की कार्रवाई प्रगति पर है। अध्यक्ष ने निर्देशित किया है कि DPR आगामी 15 दिनों में पूर्ण कर मंडलीय उद्योग बंधु समिति को उपलब्ध कराई जाए तथा प्रकरण को राज्य स्तरीय उद्योग बंधु को प्रेषित किया जाए। औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए पिंक बस सेवा की सुचारू व्यवस्था हेतु उद्यमी संगठनों द्वारा प्रातः 8 बजे एवं साय 5:30 बजे बस सेवाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में संयुक्त उद्योग और साथ ही आयुक्त उद्योग को क्षेत्रीय प्रबंधक UPRCTC को भी पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें फजलगंज क्षेत्र के चक 84 में सीवर लाइन के अवशेष कार्य पूर्ण न होने पर उद्यमियों द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को 15 दिनों में कार्य पूर्ण कर समिति को अवगत कराने तथा गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें MLA चौराहे पर भौती बाईपास पर ग्रीन बेल्ट निर्माण पूर्ण होने की जानकारी नगर आयुक्त द्वारा दी गई है। अध्यक्ष ने नगर निगम KDA तथा औद्योगिक संगठनों से संयुक्त रूप से इसके रखरखाव की अपेक्षा व्यक्त की है। और साथ ही रूमा औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी की समस्या पर सिंचाई विभाग ने बताया कि 11 किलोमीटर से 4 किलोमीटर की सफाई पूर्ण कराई जा चुकी है तथा शेष कार्य 1 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। अध्यक्ष ने कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर प्रगति आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही दादा नगर पुल के नीचे सड़क को मोटरेबल और बनाने के संबंध में जल निगम ने अवगत कराया कि उनकी ओर से कार्य पूर्ण कर लिया गया है और पुल के अन्य हिस्से पर कार्य कानपुर मेट्रो द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 के संदर्भ में बताया गया कि मंडल के जनपदों हेतु निर्धारित 23,500 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 10,182.12 करोड़ के निवेश प्रस्तावित तैयार किए गए हैं। और साथ ही शेष लक्ष्य पूर्ण कार्य हेतु विभागीय अधिकारियों के साथ पृथक बैठकें आयोजित की जाएंगी। और साथ ही साथ बैठक के अंत में उद्यमी संगठनों द्वारा उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने एवं समाधान के प्रति प्रतिबद्धता हेतु मंडलायुक्त का आभार व्यक्त किया गया। सचिव संयुक्त आयुक्त उद्योग कानपुर मंडल द्वारा सभी आधिकारिक एवं उद्यमियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की गई।
खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर में ई-रिक्शा से पर्स और मोबाइल चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को सदर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किया गया सामान और घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद कर ली है। हम आपको बता दें कि शाहजहांपुर की सदर बाजार पुलिस की उसको बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, लाल इमली रोड पर 6 दिसंबर को 2 महिलाओं से पर्स और मोबाइल चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी की वारदात उस वक्त हुई जब पीड़ित महिलाएं ई-रिक्शा पर बैठी थी और उसी दौरान 2 युवक आकर उनका पर्स उठाकर फरार हो गए थे। और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आज दोपहर सुभाष नगर स्मार्ट रोड से निगोही मार्ग के पास 2 संदिग्धों को रोका। पूछताछ में दोनों ने चोरी की घटना को कबूल कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में 19 वर्षीय रचित शंखवार और 24 वर्षीय रिजवान शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के 2 मोबाइल और साथ ही रियलमी और वन प्लस और साथ ही साथ एक लेडीज पर्स, 2000 रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल की गई टीवीएस जुपिटर स्कूटी बरामद कर ली है। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गई हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ने उप निरीक्षक विवेक कुमार, उप निरीक्षक सौरभ शुक्ला सहित सदर बाजार थाने के कई पुलिसकर्मी शामिल रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों में राहत की भावना है। और साथ ही तो यह थी खबर शाहजहांपुर से। बदायूं में दंपति के बीच आपसी विवाद निपटाने के दौरान ससुराल और मायके पक्ष में विवाद हो गया। ऐसे विवाद के चलते लड़की के पिता ने अपनी समधन को गोली मार दी। जी हां, घायल हुए समधन को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने लड़की के पिता को लाइसेंसी बंदूक के साथ हिरासत में ले लिया है। लड़का और लड़की की शादी करीब 8 साल पहले हुई थी। अपनी लड़की के मायके में आकर कुछ समय से अपने बेटे के साथ रहने लगी थी। आपको बता दें कि वजीरगंज थाना क्षेत्र के बैगरैन गांव की इंदू की शादी हिमांशु निवासी करकटपुर में 8 साल पहले हुई थी। हिमांशु का एक्सीडेंट 4 साल पहले हो गया था, जिसका इलाज ससुर गिरीश चंद पारशरी ने ही कराया था। और साथ ही दामाद नोएडा में अपनी निजी मकान में रहता है। पत्नी और पति में कुछ समय पूर्व विवाद हो गया था। इसी विवाद के बाद पत्नी अपने मायके में आकर अपने 6 साल के बेटे के साथ रहने लगी थी। इसी विवाद को सुलझाने के लिए दामाद के परिजन समझौता कराने लड़की के घर आए हुए थे। किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और ससुर गिरीश पारशरी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी, जो कि दामाद की मां के हाथ में लगी है। बताया जा रहा है कि अगर वो बंदूक की हाथ से ना हटती तो मौके पर ही मौत हो जाती। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई है। मौके पर सीओ बिसौली और थाना पुलिस ने मौके से ससुर को हिरासत में लेकर लाइसेंसी बंदूक बरामद कर ली है। वहीं आपको बता दें, समधन को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। झगड़े में गिरीश चंद पारशरी का बेटा प्रवीण पारशरी भी घायल हो गया है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो करकटपुर की ये क्या घटना हुई है आपके साथ? अपनी बहू को बेटा बहू में झगड़ा हुआ था, तो हम समझाने गए थे। कहाँ पे? के लिए नोएडा में रहते थे दोनों में आपस में। हम तो यहाँ बरेली में रहते हैं। हाँ, दोनों में झगड़ा हुआ। किस बात पे हुआ? वो आपस में बाहर रहते, उसने कुछ देखा होगा, कुछ गलत हुआ होगा उसके साथ में। तो वो बोला कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, चाहे घर पे चलो, घर पे रहो मम्मी पापा के साथ में। लेकिन वो मन नहीं आती है। वो अपने बेटे को भी साथ में नहीं रखती है। बेटे का नाम क्या है आपके बेटे का? आशुतोष। और शादी कहाँ से करी है आपने? बगरैन से। क्या नाम है बहू का? इंदू। फिर क्या हुआ आज? आज हम वही समझाने गए थे कि तुम अपने आदमी के साथ में रहो, तो उसके भाई ने हमारे गोली मार। क्या नाम भाई का? क्या नाम है? एक का नाम प्रवीण है, एक का नाम चिंटू है। मतलब थाने में तहरीर दे दी? थाने वालों ने नहीं तो भेजा है हमारे लिए यहाँ। शादी कब हुई थी ये? 8-9 साल हो गई शादी के लिए। एक बच्चा है 7-8 साल का, उसको भी नहीं देखने देते हैं वो लोग, नहीं मिलने देते हैं हमारे नाती से। ना बहू को भेजते, बोले लाश से बचा। वो तो जान से मारने के लिए हमारे ऊपर गोली चलाई, लेकिन हमारा हाथ आ गया। खबर मथुरा से है, जहां बाबरी मस्जिद के विरोध में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हुमायूं कबीर का पुतला दहन किया है। जी हां, मथुरा में
होली गेट स्थित अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष छाया गौतम ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ हुमायूं कबीर का पुतला दहन किया है। मथुरा की हृदय स्थली होली गेट स्थित अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष छाया गौतम ने पुतला दहन करने के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि 6 दिसंबर 2025 को सौर दिवस के दिन बंगाल राज्य में टीएमसी के विधायक के द्वारा बाबरी मस्जिद की ईंट रखी गई थी, जिसको लेकर हिंदू और साथ ही आपको बता दें पूरे भारतवर्ष में हिंदू कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। छाया गौतम का कहना है कि हुमायूं कबीर जैसे जिहादी मानसिकता जैसे लोगों के द्वारा बाबरी मस्जिद निर्माण की नींव रखी जा रही है। उनका कहना है कि इससे पहले भी बाबरी विध्वंस किया जा चुका है। अगर देश में बाबरी मस्जिद बनती है तो हिंदुओं के द्वारा इसी तरह बाबरी विध्वंस होता रहेगा और भारत में बाबरी मस्जिद के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। इतना बड़ा मामला चल रहा है कि हुमायूं कबीर जैसा जिहादी मानसिकता का व्यक्ति वो यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण कराने की कोशिश कर रहा है। लोकार्पण भी उसने किया है। उसके विरोध में आज सभी हिंदूवादी यहाँ होली गेट पे उसका पुतला फूंकने के लिए एकत्रित हुए हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबरी मस्जिद के लिए स्थान पहले भी हिंदुस्तान में नहीं था, इसीलिए 1992 में सभी हिंदुओं ने एकता दिखाकर उस बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। फिर दोबारा से वो इस तरीके की नींव यहाँ रखना चाहता है तो भूल जाए, ये वो हिंदुस्तान नहीं है। अब फिर से हम छेनी हथौड़ा लेकर तैयार है। अगर ऐसा कोई निर्माण होगा तो हिंदू एकत्रीकरण करके फिर से दोबारा तोड़ने की काम करेगा। मैं कहती हूँ अगर मुसलमान अपने ऊपर गर्व करना चाहते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम के लिए धार्मिक स्थल बनाएं, ना कि ऐसे हत्यारे, ऐसे बलात्कारी जो कि वो खुद अपने बाबरनामा में लिख के गया है भय उत्पन्न करने के लिए कि मैंने हिंदुस्तान में आके हिंदुओं का कत्लेआम किया, उनके सरों की मीनारें बनवाई। ऐसे हत्यारे, ऐसे बलात्कारी के लिए 1 इंच जमीन हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। अब मुस्लिम समाज का कहना कि हम भाईचारे के लिए तैयार हैं, तो क्या कहना है? अरे मुस्लिम समाज भाईचारे के लिए तैयार कहाँ होती है? भाई हम बनते हैं, वो भाई हमको बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में वो हमें चारा बना देते हैं, काट काट के खाने की कोशिश करते हैं। भाईचारे की मिसाल उन्होंने दी, कब भाईचारे की मिसाल देना चाहते हो? तो इतने लोग मुसलमानों ने इतना अच्छा काम किया है देश के लिए एपीजे अब्दुल कलाम ने, उनके लिए करो ना। बाबर का नाम लेके फिर तुम भाईचारे की बात करोगे? कैसे हो सकता है? तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए बाबर के नाम पे, तुम्हें थूक देना चाहिए बाबर के नाम पे। जय श्री राम। चांदी की लूट करने वाले लुटेरों से थाना रिफाइनरी पुलिस और टीम की एसओजी टीम की हुई मुठभेड़। आपको बता दें मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरों के पैर में गोली लगने से हुए घायल। चांदी व्यापारी से चांदी की लूट करने वाले 2 लुटेरों को थाना रिफाइनरी पुलिस व एसओजी टीम ने मुठभेड़ कर किया गिरफ्तार। आपको बता दें गिरफ्तार लुटेरों के कब्जे से लूट की 4 किलो 400 ग्राम चांदी बरामद हुई है। मथुरा में 8 दिसंबर को थाना रिफाइनरी क्षेत्र में एक चांदी व्यापारी से चांदी की लूट की घटना हुई थी। 2 बाइकों पर सवार 4 अज्ञात बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है और साथ ही 4 अज्ञात बदमाशों के द्वारा चांदी व्यापारी से 8 किलो चांदी लूट ली गई थी। व्यापारी के द्वारा थाना रिफाइनरी में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस मामले का संज्ञान लेते हुए लुटेरों की तलाश में जुट गई है। इस दौरान 9 दिसंबर को थाना रिफाइनरी पुलिस और एसओजी टीम की चांदी लुटेरों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से वहां घायल हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए जंगल के रास्ते फरार हो गए, जिनकी तलाश करने के लिए पुलिस और लगातार जुटी है। गिरफ्तार लुटेरों के कब्जे से पुलिस ने 4 किलो 400 ग्राम लूट की चांदी बरामद की है। दिनांक 8/12/2025 को थाना रिफाइनरी क्षेत्र में एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें चांदी लूट की घटना हो गई थी। इसी घटना को वर्कआउट करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एसओजी व थाना पुलिस को लगाया गया था, जिनको आज बड़ी सफलता हाथ लगी। और इसी घटना वर्कआउट को करते हुए आज 2 अभियुक्त जिनको घायल अवस्था में जिनको गोली लगी है तथा घायल अवस्था में जिला अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 2 तमंचे 315 बोर, 3 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए तथा लूट में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल भी अभियुक्तों के कब्जे से बरामद हुई। और इसमें 4 किलो 400 ग्राम चांदी भी जो कल की घटना में लूटी गई थी वो भी बरामद कर ली गई है तथा विधिवत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
शाहजहांपुर में एक महिला के फरार होने के मामले में आज बड़ा मोड़ आया है। आपको बता दें, पति द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच पीड़ित पक्ष ने कचहरी रोड पर एक युवक को पकड़कर जमकर पीटा और फिर उसे एसपी कार्यालय ले गए। जी हां, थाना कटरा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 5 दिसंबर को अपनी 21 वर्षीय पत्नी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी 30 नवंबर को मायके जाने के बाद प्रेमी संग फरार होकर चली गई है। इस मौके में आपको बता दें, इस मामले में अमित, गुड्डू और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। आज दोपहर कचहरी रोड पर स्थित पीड़ित पक्ष ने एक युवक को पकड़ लिया। आरोप था कि इसी युवक की मदद से मेरी महिला फरार हुई है और साथ ही आपको बता दें, लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी और उसे घसीटते हुए एसपी कार्यालय लेकर पहुंचे हैं। प्रभारी निरीक्षक कटरा ने बताया कि मामले में मुकदमा चल रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। महिला और आरोपी युवक का पता लगाया जा रहा है। खबर कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी विकासखंड नेवादा की ग्राम पंचायत बसुहार में पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। आपको बता दें, गांव में सप्लाई की मुख्य पाइपलाइन टूटी हुई है, जिसके कारण नाली का गंदा पानी पाइप में वापस घुस रहा है और वहीं दूषित पानी पूरे गांव के घरों तक पीने के लिए पहुंच रहा है। ग्रामीणों के अनुसार यह पाइपलाइन पिछले करीब 2 महीने से लीक है, जिससे आपको बता दें, लेकिन इसे आज तक ठीक नहीं कराया गया है। गाँव की जनता ने इसे गंभीर समस्या की शिकायत कई बार ग्राम प्रधान से की, मगर जिम्मेदारों की ओर से अभी तक केवल आश्वासन मिला है, समाधान नहीं मिला है। नाली का गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। दूषित पानी के कारण पेट की बीमारियां फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही पाइपलाइन की मरम्मत नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब सवाल ये है कि क्या किसी बड़ी बीमारी के फैलने के बाद जगेगा प्रशासन और कब मिलेगा बसुहार के लोगों को स्वच्छ पेयजल? यह मामला सीधे तौर पर ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और तत्काल प्रशासनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता इसमें दिख रही है। गाजीपुर की देवकली ब्लॉक की ग्राम सभा आपको बता दें, शिवदासी चक में इंटरलॉकिंग रास्ते के निर्माण कार्य को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए ब्लॉक प्रमुख ने मनरेगा के तहत सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू कर दिया था, लेकिन इसी दौरान ग्राम प्रधान ने इस निर्माण कार्य को रोकते हुए खुद ही नए सिरे से निर्माण सामग्री गिरवाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद सड़क निर्माण को लेकर दोनों आमने सामने नजर आए। बताया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि से ग्रामीणों ने कई बार खराब रास्ते की शिकायत दी थी। शिकायत के बाद मनरेगा के तहत इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण की स्वीकृति ली गई और ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी भी जारी कर दी गई थी। इसके बाद ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने गांव में निर्माण सामग्री गिरवा कर काम शुरू करवा दिया, लेकिन इसी बीच ग्राम सभा शिवदासी चक के ग्राम प्रधान ने इस निर्माण कार्य को रोक दिया और खुद के द्वारा इंटरलॉकिंग कार्य कराने की सामग्री डलवाना शुरू कर दिया। इसके चलते ही एक ही गाँव में एक ही काम को लेकर 2 जनप्रतिनिधि आमने सामने आ गए थे। बताया जा रहा है कि एक ही कार्य आपको बता दें कि एक ही कार्य पर 2 अलग अलग जनप्रतिनिधियों के लिए मनरेगा के तहत 2 आईडी जनरेटर होना संभव नहीं है। बावजूद इसके ग्राम प्रधान के द्वारा कार्य कराए जाने का मामला अधिकारियों की चुप्पी के बीच सवाल खड़ा कर रहा है। इस मामले में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने बताया कि उन्होंने काम को फिलहाल रोक दिया है और पूरे मामले से जिले के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जरूरत पड़ी तो जिलाधिकारी को भी पत्रक के माध्यम से सूचना दी जाएगी। यादव प्रमुख प्रतिनिधि देवकली हूं कि ये आजाद हिंदुस्तान में क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज भी ये देश आजाद हो गया है, लेकिन क्या कुछ जनप्रतिनिधि के नीचे आज भी गांव के लोग गुलाम पड़े हुए हैं? अगर हम मानते हैं कि आप
21 नियम में लिखा हुआ है कि अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे और आप हार जाएंगे तो आप पूरा 5 वर्ष जो है कीचड़ में जाते आते रहेंगे, आपका रास्ता नहीं बनेगा। ये किस नियम में लिखा हुआ है? बयान में बोले हुए थे कि प्रमुख जो है जबरदस्ती आके हमारे यहाँ काम करा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस काम का स्वीकृति आप देखें, आप खुद देखें कि ये काम का स्वीकृति 23/9/2024 को हुआ है। 23/9/2024 को इस काम का ब्लॉक से स्वीकृति हुआ है। और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि, विधायक हैं, प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, सांसद हैं, वो कहीं भी जा सकता है। उनका आरोप है कि हम जो है फर्जी काम वहां पर करा रहे थे और एनओसी हमारे पास नहीं था। गांव के लगभग 25 लोग 6 महीना पहले ब्लॉक पर आए हुए थे। ब्लॉक पर आने के बाद एक ज्ञापन बीडीओ को दिए हुए थे। उस समय बीडीओ साहब नहीं थे तो एडीओ पंचायत को दिए हुए थे। तो पंचायत साहब ने वो मुझे भेजा कि देखिए प्रमुख जी, एक जो है सीधासी चक का मामला है और लोग बहुत ही दिनों से परेशान हैं। तो हमने उसको जो है उस लेटर को लेके डीसी मनरेगा साहब से बात किया। मैंने कहा कि सर जो है एक गांव की समस्या ये है कि वहां के प्रधान जी जो है लगभग 1 साल पहले हमने जो है काम वहां स्वीकृत किया हुआ था और हम लोग प्रधान जी से एनओसी वहां मांगे थे, क्योंकि एनओसी में आबद्ध किया जाता है कि क्षेत्र पंचायत का कार्य सीधासी चक में पीच रोड से जमुना यादव के घर से लेके चंद्रमा यादव के घर तक 3 वर्षों में किसी लिया जाता है कि कहीं ग्राम प्रधान अपने जो मत है उससे नहीं ना 3 वर्ष पहले उस पर काम करा के पैसा का भुगतान किया है या कोई विधायक नहीं किए हैं, इसका एनओसी लिया जाता है। तो मैंने जो है डीसी मनरेगा साहब से पूछा तो डीसी साहब ने कहा कोई मनरेगा के एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है अगर कोई काम स्वीकृत कराते हैं क्षेत्र पंचायत से तो उसमें सिर्फ अगर एक ब्लॉक का सरकारी आदमी जैसे वहां का सचिव और जेई अगर लिख के दे कि नहीं ये 3 साल जो है तो 3 साल के भीतर कोई भुगतान नहीं हुआ है तो आप उस काम को अपने क्षेत्र पंचायत के माध्यम से आप कराता है तो स्वीकृत कराए हुए थे। इस पर आप देखेंगे तो बाकायदे बीडीओ का भी साइन है, सचिव का भी साइन है, जेई का भी साइन है। ये काम कोई फर्जी नहीं। भाई ये कह रहे हैं कि परमा यादव उनके रिश्तेदार हैं और पंकज यादव उनके रिश्तेदार हैं, तो आपके तो पट्टीदार हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो तो रिश्तेदार हैं तो आप भी हमारे रिश्तेदार हैं। मतलब ये आरोप तो गलत है कि किस मत से ग्राम प्रधान का काम हो रहा है। तो सचिव ने हमसे कहा कि उनके राजवित्त और 15वां वित्त जो निजी मत होता है कि मैं इस बात को डीएम साहब से पूछूंगा कि क्या डीएम साहब अगर कोई प्रधान का चुनाव लड़ा हुआ है और हार गया है तो क्या उसका 5 वर्ष तक रास्ता नाली नहीं बनेगा? क्या वो मतलब जो है कीचड़ में आने जाने का 5 वर्ष तक काम करेगा? इस बात को हम लोगों ने डीसी साहब से जाके कहा कि क्या सर मतलब लोकतंत्र में और इस आजाद हिंदुस्तान में लोगों को जो है किसी प्रकार का अधिकार नहीं मान लेते हैं कि अगर जिस दिन आपका एक काली ईटा बालू अगर गिरेगा तो कल से काम जो है प्रधान जी कराने का काम करेंगे। इस बात को भी गांव के लोग कहें तो हम कहेंगे भाई कराएंगे नहीं कराएंगे से इस बारे में बात होगा। और ये आपके सामने फाइल है, आप इसको बाकायदे देखिए और देखने के बाद इसको वीडियो बनाइए कि इसमें एनओसी कहाँ फर्जी है, कहाँ गलत है, स्वीकृति हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें टेंडर लगा है कि नहीं लगा है, ये सब आप कि उन्होंने कहा कि हम प्रमुखी का चुनाव लड़ रहे हैं। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रमुख प्रत्याशी तो तब होता है जब वो क्षेत्र पंचायत जीतता है। अगर आप जानते होंगे तो प्रमुख प्रत्याशी तो तब ना हम जानेंगे। अभी तो हम उनको कहीं ना कहीं से क्षेत्र पंचायत का प्रत्याशी मानते हैं, हम अभी उनको प्रमुख प्रत्याशी नहीं मानते।
मिर्जापुर के गणेशगंज मोहल्ले में घर में घुसकर लड़की के गले पर ब्लेड से हमला करने वाला अब्दुल का शव गंगा नदी में उतराता हुआ मिला है। आपको बता दें, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं उसके निवास स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ड्रोन से की जा रही निगरानी नगर विधायक ने कहा आत्मज्ञानी के चलते दे दी जान। आपको बता दें कि मिर्जापुर नगर के थाना कटरा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गणेशगंज मोहल्ले में दिनांक 5 दिसंबर को घर में घुसकर अब्दुल ने हिंदू लड़की के गले पर ब्लेड से किया था प्रहार। लड़की की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे इलाज के लिए जिला वाराणसी भेज दिया गया। मामले में 3 दिन बीत जाने के बाद मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर था। नाराज लोगों ने आपको बता दें कि मशाल जुलूस निकाला भी था और जमकर प्रदर्शन भी किया था। शाम को अब्दुल का गंगा नदी में उतराता हुआ शव मिला है। शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अब्दुल के मोहल्ले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और साथ ही आसपास के क्षेत्र में ड्रोन से नजर रखी जा रही। मामले में नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि वह कभी भी रहेगा, हमारी पुलिस उसे ढूंढ लेगी, परंतु उसने आत्मज्ञानी के चलते आत्महत्या कर ली है। अच्छा, अब्दुल्ला का आज मतलब मौत सूचना आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम तो उस दिन ही बोल दिए थे कि जो जघन्य अपराध किया है, योगी जी का शासन है, वो पाताल में भी रहेगा, उसको मेरी पुलिस खोज लेगी। लेकिन इसमें योगी जी का प्रभु राम भी सहायता कर रहे हैं। उसको कहे कि यह रहने काबिल नहीं, इसलिए वो जाकर गंगा में अपना पाप धोने के लिए कूदकर स्वतः आत्महत्या कर लिया। जो है उसको कहीं जान गया कि मैं कहीं मुंह दिखाने काबिल है नहीं, तो इसलिए वो सोचा कि गंगा माँ ही पाप धोने वाली है, इसलिए अपना पाप धोने के लिए गंगा में जाकर छलांग लगाकर खुद ही डूब गया। विधायक जी, पुलिस जिस तरीके से तलाश कर रही थी, वो गंगा में उसका शव मिला, तो परिजन जो है हत्या की जो है ऐसी आशंका जता रहे, तो उसकी हत्या किसी भी तरह से हत्या नहीं है। उसको आत्मग्लानि हुआ, वो खुद जाकर छलांग लगाकर कर दिया कि किस मुंह से मैं मुंह दिखाएंगे जो मैंने जघन्य अपराध किया है, मैं अपना ने पूरे कौम का बदनामी करा दिए हैं, इसलिए छलांग लगाकर अपना पाप धोने का वो काम किया। और लोगों के लिए क्या कहेंगे? और लोगों के लिए यही कहेंगे कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। जो पापी है, पापी का किसी भी तरह संरक्षण नहीं देना चाहिए और समाज के लोग कहीं भी उसको संरक्षण देने का काम नहीं किए, इसलिए जाकर वो छलांग लगाकर वो प्रभु राम के पास से चला गया। वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र के सुजाबाद में कफ सिरप गोदाम में छापेमारी, लगभग 30,000 कफ सिरप शीशी पकड़ी गई है, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए। चर्चित कोडेन कफ सिरप सिंडिकेट से तार जुड़े होने की आशंका 19 नवंबर को रोहंगिया थाना में आजाद जायसवाल के गोदाम में भी छापा मारा गया था। एक बार फिर सुर्खियों में वाराणसी का चर्चित कोडेन कफ सिरप सिंडिकेट मामला। मौके पर भारी संख्या में स्थानीय पुलिस की मौजूदगी। सर, आज ये जो गोदाम है इसमें क्या मिला है और ये जो मौके पे गोदाम था वो किस चीज़ का था? ये कोडिनयुक्त कफ सिरप मामले में वाराणसी कमिश्नरेट में जो एसआईटी गठित हुए, इसमें लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और इसी क्रम में आज थाना रामनगर में एक अवैध गोडाउन पकड़ा गया, जिसमें से लगभग 30,000 शीशियाँ बरामद हुई है, जो लेबोरेट कंपनी का एस्कफ प्रोडक्ट है और जिनका अनुमानित कीमत है लगभग 60 लाख का है। ये जानकारी हुई है, ये ज़मीन जिसमें ये गोदाम संचालन हो रही है, ये मनोज कुमार यादव के नाम से ये रजिस्टर्ड है। ये ज्ञात हुआ कि ये मनोज कुमार यादव शुभम जायसवाल का करीबी है और इनसे बाकी आगे की जांच भी सुनिश्चित की जा रही है। और साथ ही साथ ये ज्ञात हुआ कि ये जो गोडाउन है, ये टोटो चार्जिंग स्टैंड के आड़ में ये गोडाउन चला रहे थे और इसमें कहीं कोई वैध डॉक्यूमेंट, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ उपलब्ध नहीं था और एक तरीके से ये अवैध भंडारण किया जा रहा है इसमें। और साथ ही साथ इनका जो सप्लाई चेन, ये जो बैच नंबर्स ये अभी बरामद हुई है, बैच नंबर से ये कहाँ की सप्लाई चेन है, ये कहाँ से ये लीक होकर यहाँ आई है, ये पूरा जानकारी करेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो मनोज कुमार यादव, इनका पूरा फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी खंगाला जा रहा है। सर, एक गाड़ी भी यहाँ देखी जा रही है, एक छोटी एक मालवाहक है, वो किसके नाम से है?
ये उल्लेखनीय बात है कि ये 19 नवंबर को थाना रोहनिया क्षेत्र में एक इसी टाइप का एक अवैध गोडाउन पकड़ा गया था, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिनका नाम है आज़ाद जायसवाल। और जो आज थाना रामनगर में ये गोडाउन पकड़ा है, इसमें भी आज़ाद जायसवाल का एक गाड़ी यहाँ मौके से पकड़ा गया है और इसका भी पूरा जांच कर रहे हैं ये क्या इन रोहनिया केस से रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड, तो पूरा आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। ये यहाँ मौके से भी कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी मौके से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, इनसे विस्तृत जानकारी करेंगे और पूछताछ भी करेंगे। यानी कोडिन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़ा जो प्रकरण चल रहा है सर, कहीं ना कहीं उसके तार इससे जुड़े हुए हैं, ये स्पष्ट हो गया। बिल्कुल, क्योंकि जो मनोज कुमार यादव जिस ज़मीन में ये अवैध गोडाउन चल रहा है, ये शुभम जायसवाल का करीबी रहा और ये रोहनिया में जो 2 करोड़ के आसपास जो वैल्यू कोडिन कफ सिरप बरामद हुई है और उसी से जुड़े हुए, क्योंकि ये जो आज़ाद जायसवाल का गाड़ी है वो भी यहाँ मौके से रिकवर किया गया। सर ये जो एसकैफ सिरप है वो कहाँ से प्रोडक्शन हुआ है, इसका कहाँ बना हुआ है फैक्ट्री? ये जो प्रोडक्ट ये जो कंसाइनमेंट यहाँ रिकवर हुई है, ये प्रोडक्शन है हिमाचल प्रदेश से मैन्युफैक्चर होके यहाँ ये हरियाणा गाजियाबाद होके यहाँ तक आई। क्या वो कंपनी शुभम जायसवाल की? क्योंकि ये शुभम जायसवाल अबोट कंपनी का सुपर स्टॉकिस्ट है, लेकिन ये लिंक इसलिए जोड़ रहे हैं कि जो मनोज कुमार यादव है शुभम जायसवाल का करीबी है और क्या इसमें इनका भी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, वो पूरा जानकारी करें। ये जो अवैध तरीके से यहाँ रखा हुआ था सर, गंगा बिल्कुल सामने है, क्या आपको लगता है कि लोकेशन जानबूझकर ऐसी चुनी गई कि कभी भी आया जाया जा सकता है, फरार हुआ जा सकता है? लोकेशन को लेकर क्या है? ये लोकेशन बहुत दूर की जगह है, जहाँ वो दवा मंडी चलती है वहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ इसी टाइप का कोई फार्मेसी रिलेटेड कंपनीज यहाँ है नहीं। ये केवल चोरी छुपा के यहाँ माल को अवैध रूप से इसको रखने के लिए यहाँ इस एरिया को चिन्हित किया गया। ठीक। रामनगर के पूछड़ी में गरीब लोगों को स्टाम्प और नकली दस्तावेज पर वन विभाग की जमीन बेचने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। आपको बता दें, पूछड़ी प्रकरण में आपके अपने रामनगर के पूछड़ी क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर बसे लोगों के आशियाने टूटने के बाद एक तथा कथित पत्रकार पर व साथ ही एक डॉक्टर और वन विभाग कर्मियों पर जमीन को बेचने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि भूमाफिया ने 2-3 लाख रुपए में जमीन को बेचा है। पुलिस के पास भी गरीब और साथ ही भोले भाले लोगों का झांसा देकर पैसों के लालच में फर्जी स्टैंप और नकली दस्तावेज बनाकर बसाने की शिकायतें उनको मिली है। पूछड़ी प्रकरण के बाद एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने मामले का संज्ञान लेते हुए रामनगर कोतवाली सुशील कुमार को तत्काल कार्रवाई के सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी शिकायतें दर्ज कर सभी दस्तावेज, स्टाम्प, रसीदें और संबंधित जानकारी एकत्र कर सत्यापन करने। ऐसे भूमाफिया जिन्होंने सरकारी भूमि को फर्जी दस्तावेज बनाकर खुर्द बुर्द किया है, ऐसे भूमाफियाओं की पहचान कर कार्रवाई करने को कहा है। तत्काल सुशील कुमार ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सीमा नाम है मेरा। क्या हुआ यहाँ पे? अतिक्रमण पर मकान तोड़े गए, आपको क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि यहाँ से हटो, जिसने हमसे जमीन दिया उनने पैसे लिए, फॉरेस्ट वालों ने भी पैसे खाए। जब हमारा घर मकान बनवाया उनने, तब हमने बनाए थे। 20-20 हजार रुपये लिए हैं। कितने सालों से रहते हैं आप? हम रह रहे हैं यहाँ पर 1992 से रह रहे हैं हम यहाँ पर। आज क्या करा प्रशासन ने? क्या कुछ नहीं करा, बस घर तोड़ दिया, खाली करवा दिया सामान और घर तोड़ दिया। ना कोई नोटिस दिए ना कुछ। रात कह के गए हैं, ऐलान करके गए कि घर खाली कर दो, टूटेगा। बस हम ये चाह रहे हैं, हमें भैया घर कुछ रहने के लिए सुविधा दिलवा दो बस। नोटिस भी आया, दिए गए थे आप लोग? नोटिस तो बहुत पहले दिए गए थे। हमें बस कुछ नहीं चाहिए, हमें सहारा दे दो रहने के लिए, बच्चों के लिए जी, स्कूल की पढ़ाई लिखाई सब है। हमें बताया नहीं किसी ने। ठीक है, हमें कई जमाने से वो दे रहे धमकी, ठीक है, आज उन्होंने बराबर कर दिया। अब हमारा यहाँ कहीं ठिकाना नहीं है। कब से रह रहे थे? और 8 साल मान लो। पहले हम वहाँ रह गए शक्तिनगर में। ये आपने खरीदा था किसी से? हाँ, ताहिर से खरीदा था, ताहिर डांट।
खबर वाराणसी से है, जहां कफ सिरप मामले में एसआईटी की बड़े छापेमारी। वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र के सुजाबाद में कफ सिरप गोदाम में छापेमारी, लगभग 30,000 शीशी पकड़ी गई है। आपको बता दें कि वो वहां पर शुभम जायसवाल के करीबी मनोज कुमार यादव का बाउंड्री में छापा। आपको बता दें 19 नवंबर को रोहनिया थाना में आजाद जायसवाल के गोदाम पर छापा मारा गया था। आजाद जायसवाल के गोदाम से लगभग 2 करोड़ का कफ सिरप बरामद हुआ था और साथ ही आजाद जायसवाल के खिलाफ रोहनिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। आजाद जायसवाल की गाड़ी शुजाबाद गोदाम से बरामद होती है और यहां सीधा कनेक्शन शुभम जायसवाल से जुड़ा है। मौके पर डीसीपी क्राइम की सरवण और साथ ही एसीपी कोतवाल मौजूद रहे। सर किस तरह की कार्रवाई की गई है और क्या है? ये कोडिनयुक्त कफ सिरप के विरुद्ध जो लगातार वाराणसी कमिश्नरेट द्वारा लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, इसी क्रम में आज थाना रामनगर में एक जगह पे एक अवैध गोडाउन पकड़ा गया है, जिसमें से भारी मात्रा में ये लेबोरेट कंपनी का एस कफ सिरप बरामद हुई है और लगभग 30,000 बोतलें बरामद हुई हैं, जिसका अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख का है। और ये प्रारंभिक पूछताछ में ये ज्ञात हुआ है कि ये ज़मीन जिसमें ये अवैध गोडाउन चलाया जा रहा है, इसका ये मनोज कुमार यादव के नाम से रजिस्टर्ड है, जो शुभम जायसवाल का करीबी है। और ये भी ज्ञात हुआ है कि ये टोटो चार्जिंग स्टैंड की आड़ पे ये अवैध गोडाउन चलाया जा रहा है। और जो स्टॉक यहाँ बरामद हुई है, ये लेबोरेट कंपनी एसकफ का प्रोडक्ट है, जो हिमाचल प्रदेश से यहाँ तक पहुँची है। ये पूरा बैच नंबर लेके ये पूरा सप्लाई चेन की जानकारी किया जाएगा, ये कैसे यहाँ तक ये डाइवर्ट होकर यहाँ तक कैसे पहुँचे। और ये भी ज्ञात हुआ, ये उल्लेखनीय बात ये भी है, ये 19 नवंबर को जो थाना रोहनिया में जो लगभग 2 करोड़ वैल्यू जो कोडिनयुक्त कफ सिरप बरामद हुई है, जिसमें एक व्यक्ति आजाद जायसवाल को गिरफ्तार किया गया था, उसका गाड़ी भी यहाँ मौके से रिकवर किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा जो लिंक है वो शुभम जायसवाल से पूरा लिंक है। ये जो मेन व्यक्ति यहाँ इस केस में जो मनोज कुमार यादव है, वो शुभम जायसवाल का करीबी रहा। और दूसरी ये जो रोहनिया में जो पकड़ा है और उनके गाड़ी भी यहाँ बरामद हुई है। सो एक तरीके से ये दोनों केसेस लिंक्ड है। अभी मौके से 2 लोगों को अपने हिरासत में लेके पूछताछ किया जा रहा है। बाकी जो भी तथ्य पाए जा रहे हैं उसके बेसिस में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या बताया सर, ये लोग कौन है कुछ? ये इनका कहना है कि हम मनोज कुमार यादव से रेंट लेके यहाँ ये जो कैरी बैग्स हैं, कैरी बैग्स बनवाने के काम करते थे, लेकिन इनका पूरा एरिया का देखभाल वगैरह यही लोग करते थे। खबर सीतापुर से है, जहां पत्नी के द्वारा प्रताड़ित किए जाने से परेशान पति ने जहर खाकर की आत्महत्या। आपको बता दें, घर में हुए विवाद के दौरान पत्नी पर पुलिस के द्वारा किया गया पति को बेरहमी से पीटवाने का आरोप और विवाद के बाद नाराज होकर पत्नी दहेज का सामान लेकर वापस चली गई थी मायके। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तहकीकात में जुटी। जनपद के तंबौर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम बिहारी है। कौन खत्म हुआ है, क्या हुआ था? मेरा भाई खत्म हुआ है। क्या हुआ था? उसका हुआ ये था कि हम तो था नहीं, वो तो लखनऊ में था, वो तो चला आया था 1 हफ्ते पहले हमसे। लखनऊ में क्या करते थे? लखनऊ में हम चुनाई का काम करते हैं और वो लेबर का काम करता था। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद में वो चला आया था घर। घर आने के बाद में फिर घर में लफड़ा किया मियाँ बीबी में। फिर वो 112 मंगा के फिर उसको लदवा दिया। पत्नी ने मार भी खिलाया। उसके बाप महतारी भी आए तो कंप्लेंट करके थाने में जाके फिर उसके बाद में जो सामान था वो भी खींच ले गए, जो गाड़ी दिए थे वो भी लेके चले गए मायके वाले ने। उसके बाप महतारी उसकी बीबी ने उसके बाद में बोले कि कुछ कर, तुम मर जाए या चेलर कौवा खाए, हमसे नहीं मतलब है। फिर उसके बाद में जब वो नहीं सहमत हुआ, फिर जब फ़ोन किया तब फ़ोन पे बात भी नहीं किया। जब बात नहीं किया तब वो बोला कि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। बस यही। किस गांव का मामला है? ये नरना पकौड़ी का। और थाना कौन है? तंबौर। क्या नाम था इनका? सुनील कुमार। ये कितने बच्चे भी हैं इनके? एक लड़की बस। लड़की कहाँ है? लड़की भी अब लेके आया है साथ में, वैसे तो वही उन्हीं के पास थी। उन्हीं के पास थी। ठीक है। तो पत्नी की प्रताड़ना से परेशान हुआ।
मॉर्निंग आगाज की इन प्रमुख खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।